अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एजुकेशन में खैर मक़दम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपके निसाब में एक सबक शामिल है अवंती। आज इसी सबक नंबर 20 को हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही दिलचस्प सबक है। वैसे अवंती लफ्ज़ से ऐसा लगता है जैसे मानो किसी हिंदू मज़हब के मानने वाली किसी औरत का नाम हो अवंती, है ना। पर यहाँ अवंती किसी औरत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जापानी कहानी है। कौन सी कहानी है? जापानी कहानी है। उस कहानी को उर्दू ज़बान में क्या कर दिया गया है? तर्जुमा कर दिया गया है, यानी ट्रांसलेट कर दिया गया है, अनुवाद कर दिया गया है, ठीक है। और उसको आपके निसाब में शामिल किया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि तर्जुमा क्यों किया गया, तो देखिए बहुत सारी सवानें को, बहुत सारे क्या कह सकते हैं, बहुत सारी लेखन कलाओं को अलग अलग ज़बानों में ट्रांसलेट किया जाता है ताकि वो चीज़ वर्ल्ड वाइड बन सके। कैसे बन सके? वर्ल्ड वाइड बन सके। उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा तासुरात होते हैं, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभावी होती है, पढ़ने वालों को अगर बहुत ज़्यादा वो मज़ा देती है चीज़, पढ़ने वाले को एक नई चीज़ सिखाती है, कुछ नई बातों से पता चलती है, तो उसको ट्रांसलेट करना वाजिब हो जाता है। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती है जो अलग अलग ज़बानों में ट्रांसलेट होती है। जैसे मुंशी प्रेमचंद इतने ज़बरदस्त अफसाने लिखते थे कि उनको ना सिर्फ उर्दू में बल्कि हिंदी में और दूसरी दीगर ज़बानों में भी क्या हुआ? ट्रांसलेट किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, यानी तर्जुमा के बारे में कि तर्जुमा किसे कहते हैं। तर्जुमा किसे कहते हैं? तर्जुमा को इंग्लिश में ट्रांसलेट कहते हैं और तर्जुमा को हिंदी में अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवाद। तो पहले हम तर्जुमा के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम सबक की जानिब चलेंगे। क्या लिखा है? तर्जुमा। तर्जुमा निगारी एक मुश्किल फ़न है, मुश्किल तरीका है, मुश्किल कला है। इसके लिए एक से ज़ायद ज़बानों पर यकसा कुदरत हासिल होना लाजमी है। एक से ज़ायद यानी ज़्यादा, अधिक, एक से ज़्यादा ज़बानों पर, एक से ज़्यादा भाषाओं पर यकसा कुदरत, यकसा यानी एक जैसा, यकसा यानी एक जैसा, एक जैसी कुदरत होना लाजमी है, यानी ज़रूरी है। यानी अगर आप किसी ज़बान को दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, तो आपके लिए दोनों ही ज़बानों का जानना क्या है? ज़रूरी है, ठीक है। आप सिर्फ किसी जगह से ट्रांसलेट कर करके उस चीज़ को एज इट इज़ वापस कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दोनों ही ज़बानों को जानना, समझना और उसमें एक महारत होना क्या है? ज़रूरी है आपके लिए। यह कुदरत लगवी मफाहीम पर नहीं, रोज़मर्रा मुहावरा और ज़बान के तरीक़े कार पर होना भी ज़रूरी है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको दूसरी ज़बान का सिर्फ मतलब आता हो, आपको ये पता हो कि दिस यानी यह होता है, दिस यानी यह होता है, कैट यानी बिल्ली होती है, बॉल यानी गेंद होता है। सिर्फ यही जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दूसरी ज़बानों में जिस तरह उनकी आम बोलचाल के जो लफ्ज़ होते हैं, आपको वो भी जानना ज़रूरी है। आम बोलचाल के लफ्ज़ आना भी ज़रूरी है। आम बोलचाल में जो मुहावरों के इस्तेमाल किए जाते हैं, रोज़मर्रा की जिस तरह ज़बान बोली जाती है, आपके लिए वो जानना भी ज़रूरी है। आपके लिए इस मुराद है एक तर्जुमा निगार के लिए जो तर्जुमा किया करता है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ही ज़बान के हर लफ्ज़ को जानता हो, आम बोलचाल की बातों को जानता हो, आम बोलचाल के मुहावरों को जानता हो। ये सभी उसके लिए क्या है? ज़रूरी है। और हर लफ्ज़ का अच्छी तरह से उस सही और सटीक उसका मतलब जानना उसके लिए ज़रूरी है, तभी वो ट्रांसलेशन कर पाएगा, तर्जुमा कर पाएगा। जिस ज़बान से तर्जुमा किया जा रहा है उस ज़बान के बोलने वालों की मुआशरत और तर्ज़ फ़िक्र से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। जिस ज़बान के बोलने वालों की मुआशरत कहते हैं सामाजिक, मुआशरत यानी सामाजिक, तर्ज़ फ़िक्र यानी वहाँ के लोगों के बोलने चालने का तरीका, रहन सहन का तरीका से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। जो लोगों का बोलने चालने का, रहन सहन का, जिस तरह का बोलने का लैंग्वेज होती है, जिस तरह लोगों का बोलने का ढंग हुआ करता है, वो सब बातों का जानना और समझना भी एक तर्जुमा निगार के लिए क्या है? ज़रूरी है। इन तमाम खसूसियात के बग़ैर सही और अच्छा तर्जुमा मुमकिन नहीं है। अगर ये सारी खसूसियात नहीं है, खसूसियात मतलब विशेषता, अगर ये सारी विशेषताएं नहीं हैं, एक इंसान को सारी विशेषता उसमें नहीं है, तो एक अच्छा तर्जुमा निगार इंसान नहीं बन सकता, एक इंसान अच्छा तर्जुमा नहीं कर सकता। बात समझ में आई? सबक अवंती एक जापानी कहानी का तर्जुमा है।
जापान में एक कहानी है अवंती, उसी का ये उर्दू में क्या है ट्रांसलेशन है, उसी का तर्जुमा है। अवंती एक हाजिर जवाब और ज़हीन किरदार है। हाजिर जवाब यानी हाथों हाथ जवाब देने वाला, हर सवाल का फटाफट जवाब देने वाला, तपाक से जवाब देने वाला, बिना सोचे समझे फट से जवाब देना, है ना, बिना सोचने का टाइम लिए किसी सवाल किया और हाथों हाथ जिस बात का जवाब देना क्या कहलाता है, हाजिर जवाब। क्या कहलाता है, हाजिर जवाब कहलाता है। तो अवंती एक किरदार है, अवंती एक शख्स का नाम है जापान के हिसाब से। बहुत ज़हीन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब है, फटाफट जवाब दिया करता है। उसके जवाबात पर हंसी आती है लेकिन वो मसाइल को हल करने का हुनर भी जानता है। जापान का ये किरदार मुल्ला नसरुद्दीन से मिलता जुलता है। हाँ, अब आती है मुल्ला नसरुद्दीन की। तो भाइयों, प्यारे बच्चों, आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन के बहुत से किस्से हैं उर्दू ज़बान में, हिंदी में भी काफ़ी उसकी कहानियों के किस्से पढ़े होंगे आपने। मजाकिया किरदार है एक तरह का, है ना, उसके बहुत से किस्से हैं। आपने अकबर बीरबल के किस्से पढ़े होंगे। ऐसे ही मुल्ला नसरुद्दीन जैसे, अकबर बीरबल जैसे जो किस्से हैं, ऐसा ही किस्सा अवंती नाम का किरदार है। बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब है, हर बात का हाथों हाथ जवाब दिया करता है और मज़ाहिया किरदार है। कैसा है, मज़ाहिया किरदार है, मजाक मजाक में सारी बात कह देता है और बात सही और सटीक भी हुआ करती है। ठीक है, अगर आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुन रखा है तो आप समझ लीजिए मुल्ला नसरुद्दीन जैसा किस्सा ही इसका है। आप मुल्ला नसरुद्दीन से इनको कॉपी कर सकते हो, उनसे इनको अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब आइए हम अवंती के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको दो बात बताना चाहूँगा अवंती के किरदार से मिलती जुलती। अवंती का जो किरदार है वो क्या है, हाजिर जवाब है। दूसरा, वो ज़हीन है। हाजिर जवाब का मतलब है किसी बात का, किसी सवाल का हाथों हाथ और जल्दी से जवाब देना। तो बच्चों, हाजिर जवाब होना एक तरह देखा जाए तो बुरी लत है, गंदी बात है। हाजिर जवाब होना अच्छी बात नहीं है। इंसान को बहुत ज़्यादा जल्दी जवाब नहीं देना चाहिए। इस इंसान इसे ये कहलाती है मुँहफट वाली तरीका कहलाता है। इंसान को इतना मुँहफट नहीं होना चाहिए, है ना, ये अच्छे तरीक़ों में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन ये किरदार है इसलिए इसको बना दिया गया है। इंसान को बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यूँ भी कहा जा सकता है, हाजिर जवाब कौन होता है, जो ज़हीन होता है, जिसके पास सवाल का जवाब है वही तो देगा। बाकी तो टीचर्स क्या करते हैं, क्लास में कोई सवाल पूछते हैं और बच्चों से पूछते कौन जानता है, तो 4 बच्चों के हाथ खड़े होते हैं, बाकी सब बच्चे बैठे रहते हैं। तो वो बाकी बच्चे कौन हैं, वो हाजिर जवाब नहीं है, उनके पास दिमाग ही नहीं है, उनके पास अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, समझ नहीं है, या यूँ कह सकते हैं उनके पास सवाल का जवाब नहीं है, तभी चुपचाप बैठे हैं। तो हाजिर जवाब वही होता है जो उस बात का जवाब जानता है ना। तो जिसके पास दिमाग है, जिसके पास ज़हीन है, जो इंटेलिजेंट है, वही बातों का जवाब दे सकता है, हर कोई बात का जवाब नहीं दे सकता। तो आइए अब हम चलते हैं सबक की जानिब। ठीक है, सबक का नाम है अवंती। क्या नाम है, अवंती। ये एक शख्स का नाम है, किसी औरत का नाम नहीं है, किसी लेडी का नाम नहीं है। अवंती एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था। अवंती कैसा था, खुश मिजाज यानी हमेशा खुश रहने वाला, हंसमुख यानी हमेशा उसके चेहरे पर हंसी रहती थी, मुस्कान रहती थी। एक हरफन मोला, खुश मिजाज, हंसमुख जैसा इंसान था। गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज़ दोस्त था, गरीब लोगों से बहुत अजीज़ था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। गरीब लोग बहुत से मोहब्बत रखते थे, इसलिए लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। वो गरीबों से मोहब्बत करता था और लोग उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अच्छा इंसान होने के नाते। बाज़ लोग उससे हसद करते थे और उसको चिढ़ाने और नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे। अरे इस बात को आप ऐसे समझें, अगर आपके क्लास में टीचर हैं और टीचर किसी एक बच्चे से ज़्यादा लगाव रखता है, किसी एक बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत रखता है, किसी एक बच्चे से ज़्यादा प्यार रखता है, तो क्या करते हैं, बाकी बच्चे तो बुरा मान जाते हैं, है ना। तो इसी तरह बाकी लोग क्या करते थे, उससे जलन भी रखते थे। हसद रखना कहते हैं, हसद यानी जलन, हसद यानी जलन। बाज़ कहते हैं कुछ, बाज़ यानी कुछ लोग उससे जलन भी रखते थे। क्यों रखते थे, क्योंकि वो लोगों से मोहब्बत करता था और लोग उससे मोहब्बत क्या करते थे, लोगों का उसमें अच्छा तालमेल था, लोगों से अच्छी मोहब्बत से पेश आता था, लोग उसे बहुत चाव से रखते थे, बड़े मोहब्बत से पेश आते थे। तो कुछ लोग उससे जलन भी रखा करते थे इसी वजह से, क्योंकि लोगों का चहेता था, है ना। लेकिन अवंती अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हीं को कायल कर देता था और लोग कोशिश करते थे कि इसको किस तरह नीचा दिखाया जाए। ये लोग इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं
और ये लोगों से बहुत ज़्यादा मिला जुला है, तो किसी तरह इसको नीचा दिखाया जाए। तो लोग नई नई स्कीम लगा कर आते हैं, नई नई योजना बना कर आते हैं, उसे नीचा दिखाया जाए। लेकिन वो अपनी सूझबूझ से, अपनी अकल से, अपनी समझ और शऊर से क्या करता, तो उन्हीं को कायल कर देता, उन्हीं को उल्टा पटक देता उनका वार। ठीक है। एक बार अवंती का मजाक उड़ाने के लिए एक आदमी ने उससे कहा, यानी इस जो आपका चैप्टर है, जो आपका ये सबक है, सबक में 2-3 अलग अलग किस्से दिए हैं छोटे छोटे से। आपको हर एक किस्सा सुनना है और मज़े लेना इस किस्से के। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं छोटे छोटे। एक बार अवंती का मजाक उड़ाने के लिए एक आदमी ने उससे कहा, अवंती रात को सो रहा था तो मेरा मुंह खुला रह गया। उसी वक्त एक चूहा आया और मेरे मुंह में घुसकर मेरे पेट में चला गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अवंती ने फ़ौरन जवाब दिया, देखिए बात बिल्कुल बेतुकी है, बात बिल्कुल बेतुकी है। इस बात का कोई औचित्य नहीं है, इस बात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि रात को सो रहा था, मुंह खुला रह गया था, चूहा अंदर चला गया, अब बताओ मैं क्या करूं। ये कोई लॉजिक नहीं ना बात का। लेकिन फिर भी लोग चाहते थे कि वो जवाब दे या नहीं दे, हम इसको किसी तरह नीचा दिखा दें कि देखो उसमें कोई अक्ल नहीं है। लेकिन वो इतना समझदार था, इतना सूझबूझ वाला था, हर बात का जवाब तबाक से उसने फटाफट फ़ौरन जवाब दिया। मतलब फटाफट जवाब दिया। जवाब क्या दिया, देखो मेरे दोस्त, बस एक ही इलाज है, तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर उसे निगल जाओ। ये जवाब है उस बात का। क्या कह रहे हैं, एक जिंदा बिल्ली लो, उसे पकड़ के निगल जाओ, वो चूहे को खा जाएगी। सही जवाब है। जैसा सवाल उल्टा किया था वैसे ही उसको उल्टा जवाब मिला। ऐसा नहीं कि उसके पास जवाब ही नहीं था। सोचिए आप होते, आप जवाब दे पाते, आप तो रुक जाते, हम क्या करें। अगर चूहा पेट में चला गया तो क्या करना चाहिए, आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। लेकिन वो इतना समझदार था, इतना सूझबूझ वाला था कि लोग उल्टे सवाल करते तो उनका उल्टा जवाब देना भी जानता था, क्योंकि वो हाजिर जवाब था। दूसरा देखिए, एक बार अवंती किसी दोस्त की बारात में गया। बारात वालों को बहुत अच्छा खाना खिलाया गया। अवंती ने भी खूब डट कर खाना खाया। खाना खाते वक्त उसने देखा कि एक मेहमान मिठाइयाँ सिर्फ खा ही नहीं रहा है, बल्कि जेब में भी भरता जा रहा है। अवंती भला ऐसे मौके पर कब चूकने वाला था। वो अपनी जगह से उठा और चाय की केतली उठाकर उस मेहमान की जेब में उंडेलने लगा। तो वो नाराज़ होकर बोले, ये क्या बदतमीज़ी है। यानी एक बार क्या हुआ, अवंती अपने किसी दोस्त की बारात में गए, शादी में गए, वहाँ पे सब बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया जा रहा था। तो एक आदमी खाना खा भी रहा था और साथ में क्या कर रहा था, जेब में खाना भर रहा था, जेब में मिठाइयाँ भर रहा था। अवंती को ये बात का मौका मिल गया, उसको तो हाजिर जवाबी का मौका था उसके पास। उसने एक चाय की केतली उठाई और उसकी जेब में उंडेलने लग गया, वो जेब में डालने लग गया। वो बोला, ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या बदतमीज़ी है, गुस्से में बोला चिल्ला कर। चलिए, उंडेलते उंडेलते अवंती ने भोलेपन से जवाब दिया। वो बोला, ये क्या बदतमीज़ी है, चिल्ला कर बोला। तो चाय उंडेल रहा था और चाय उंडेलता रहा, उसके ऐसे बदतमीज़ कहने पर भी रुका नहीं अवंती, कंटिन्यू डालता रहा और धीरे धीरे भोलेपन से, बड़े प्यार से जवाब दिया, भाई मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं, इसलिए उसे प्यास भी ज़रूर लगी होगी, तो मैं उसे चाय पिला रहा हूँ। यानी उसका मजाक भी बना दिया, उसे समझा भी दिया कि ये जो कर रहा है वो हरकत क्या है, गलत है। आप भी कभी ऐसा ना करें, ठीक है प्यारे बच्चों। शादी में जाए, खाना खाएं, डट कर खाएं, पेट आपका है, डट कर खाएं, जितना खाना है, जितना भाई खूब खाएं, ठीक है। इतना भी ना खाएं कि पेट फट जाए। पेट आपका है, जितना आपको भाई आराम से खाएं, ऐसी गंदी हरकतें ना करें, ये एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। तो वो क्या कर रहा था, जेब में भर रहा था, उसने चाय उंडाल दी कि भाई आपकी जेब ने खूब मिठाइयाँ खा ली है, प्यास लगी होगी, इसलिए मैंने उसमें चाय उंडाल दी। उसका मजाक बना दिया और उसको नसीहत भी कर दी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए एक किस्सा और, 2 किस्से हो गए, एक किस्सा और देखिए। एक बार अवंती के मुल्क में 3 गैर मुल्की ताजिर आए। ताजिर कहते हैं व्यापारी को, ताजिर कहते हैं व्यापारी को। अवंती के मुल्क में, यानी अवंती जहाँ रहा करता था उस मुल्क में, उस देश में 3 व्यापारी आए। ताजिर का काम होता है एक जगह से सामान खरीदना और दूसरी जगह ले जाकर बेचना, मुनाफे के साथ, फ़ायदे के साथ, है ना। ताजिर व्यापारी को कहा जाता है। उस मुल्क के बादशाह के दरबार में आकर उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे सवालों के जवाब दिए जाएं। 3 ताजिर आए थे, 3 व्यापारी आए थे। उन लोगों ने उस मुल्क के बादशाह को बोला कि हम जो सवाल करते हैं, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। है कोई ऐसा आपके मुल्क में इतना होशियार, इतना समझदार जो हमारी बातों का जवाब दे सके? वहाँ कोई उनके सवालों का जवाब ना दे सका। यहाँ तक कि बादशाह भी उलझन में मुब्तला हो गया। किसी ने बादशाह को राय दी कि अवंती को बुलाया जाए, वही उनके सवालों का जवाब दे सकता है।
यानी उन तीनों ताजिरों ने, उन तीनों व्यापारियों ने क्या किया, सवाल किया कि हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो उस दरबार में शामिल जितने भी लोग थे कोई भी उनके सवालों का जवाब दे ही नहीं पाया। यहाँ तक कि बादशाह भी मुब्तला हो गया परेशानी में। बादशाह खुद सोचने लगा मैं जवाब दूँ तो दूँ क्या, इस बात का कोई जवाब ही नहीं है। तो किसी ने राय दी कि एक ही शख्स है जो उनके बात का जवाब दे सकता है, वो हाजिर जवाब है, बड़ा फ़ौरन जवाब दिया करता है, और वो कौन है, अवंती। मेन कहानी का हीरो वही है। बादशाह ने अवंती को बुलाने की इजाज़त दे दी, यानी अनुमति दे दी कि जाओ उसे बुलाकर ले आओ। इजाज़त देना, अनुमति देना। हाथ में लाठी लिए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में हाजिर हुआ। गधे पर सवार होकर, मुल्ला नसरुद्दीन भी ऐसे ही घुमा करते थे ना, उनके किस्से भी कुछ ऐसे ही हैं मिलते जुलते। आपने कभी यूट्यूब पर सर्च करना, आपको इसके किस्से मिल जाएंगे। जो किया ना है थोड़े हंसी मजाक वाले हैं, ठीक है, हंसी की फुहार वाले हैं। इसमें कोई फुहड़पन नहीं है, कोई फहशपन नहीं है, आसान अच्छे। उस स्टैंड अप कॉमेडी से तो लाख दर्जा बेहतर ही है। तो हाथ में लाठी लिए गधे पर सवारी करते हुए कौन आया, अवंती दरबार में हाजिर हुआ, शामिल हुआ, अंदर आया। बादशाह ने उसे ताजिरों के सवालों का जवाब देने का हुक्म दिया। अवंती ने कहा कि ताजिर अपने सवाल पूछें। बादशाह ने कहा कि ये ताजिर आए हैं, ये व्यापारी आए हैं, ये हमसे कुछ सवाल करते हैं और हम इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं, तो आप इनके सवालों का जवाब दीजिए। तो अवंती ने बोला ठीक है, पूछो सवाल, क्या सवाल है। पहले ताजिर ने सवाल किया, बताओ ज़मीन का मरकज़ कहाँ है, ज़मीन का मरकज़ कहाँ है, यानी ज़मीन का सेंटर कहाँ है। बताइए, कोई औचित्य भरा सवाल है, कोई बात का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात का, कोई ये कोई बता सकता है, नहीं। तो क्या कहते हैं कि बताओ ज़मीन का सेंटर कहाँ है, ज़मीन का केंद्र बिंदु कहाँ है, जहाँ से ज़मीन शुरू होती है, जहाँ से ज़मीन को नापा जा सके। अवंती ने किसी ताअम्मुल के बगैर, ताअम्मुल कहते हैं झिझक को, ताअम्मुल कहते हैं झिझक को, अवंती ने किसी ताअम्मुल के बगैर, बिना किसी झिझक के बगैर लाठी से अपने गधे की तरफ इशारा करके कहा, अपने गधे को इशारा किया और कहा, ठीक वहाँ जहाँ मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है वहीं ज़मीन का मरकज़ है। क्या कहने लगे कि मेरा गधा जो है उसके आगे के जो दो पैर हैं उसमें जो दाएं वाला पैर जहाँ पर रखा है ना, वही ज़मीन का क्या है, सेंटर है, मरकज़ है, ज़मीन का केंद्र बिंदु है। अवंती का जवाब सुनकर ताजिर बहुत मुताज्जुब हुआ, यानी ताज्जुब में पड़ गया। मुताज्जुब होना यानी ताज्जुब में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मरकज़ वहीं पर है और किसी दूसरी जगह नहीं है, आपको कैसे पता चला। तो अगर कौन बोला, अवंती बोला, अगर आप यकीन नहीं करते हो हैं तो जाकर खुद नाप लें। अब सोचिए, पूरी ज़मीन को, पूरे पृथ्वी को, इतने बड़े पृथ्वी को, इतने बड़े संसार को नापना क्या इजी है, आसान काम है, नहीं। जिस तरह उनका सवाल बेतुका था, बेढंगा सा सवाल था, तो बेढंगा सा ही जवाब था। अगर आपको यकीन नहीं है कि केंद्र बिंदु नहीं है, ज़मीन का मरकज़ नहीं, तो जाइए नाप लीजिए, आपको पता लग जाएगा यहीं पर है। मरकज़ इस जगह से बाल बराबर भी इधर या उधर निकले तो मान लूँगा कि मेरा जवाब गलत है। अवंती के जवाब से ताजिर लाजवाब हो गया। लाजवाब यानी बिना जवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। अब जब अवंती ने कह दिया कि ठीक है आप जाकर नाप लो, बाल बराबर भी इधर उधर नहीं निकलेगा, निकल जाए तो मैं मान लूँगा मेरा जवाब क्या है, गलत है, मैं गलत जवाब दे रहा था, मैं मान लूँगा, इस बात को कबूल कर लूँगा। अब ये कहने के बाद तो भैया किसी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई सबकी। अब कोई क्या जवाब दे सकता है, खामोश हो गया भाई, अब कोई जवाब नहीं है। अवंती ने अब दूसरे ताजिर से उसका सवाल पूछा। दूसरे ताजिर ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं। मैं आप बच्चों से पूछता हूँ, आप बता सकते हैं ज़मीन में कितने तारे हैं। कोई नहीं बता सकता। ज़मीन आसमान में असंख्य तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, इनको कोई गिन नहीं सकता। तो उस ताजिर ने सवाल पूछा, बताइए आसमान में कितने तारे हैं। अवंती ने फ़ौरन ही जवाब दिया। फ़ौरन ही मतलब हाथों हाथ जवाब दे दिया, क्योंकि वो जवाब कभी सोचता नहीं था कि आपने सवाल पूछा है मैं सोच के बताता हूँ। ये केबीसी नहीं चल रहा है ना, कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा था जो सोच सोच के जवाब दिया जाए। कोई भी सवाल करता वो हाथों हाथ जवाब दिया करता था। उसने जवाब दिया, मेरे गधे के बदन पर जितने बाल हैं आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा। जितने मेरे गधे के बाल हैं पूरे जिस्म पर, पूरे शरीर पर, उतने ही आसमान में तारे हैं। ना तो उसे कम होगा और ना ही उसे एक ज़्यादा तारा होगा, जितने बाल उतने ही तारे बराबर। ताजिर ने पूछा, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं, आप इसको साबित करके बताओ, अपनी बात को प्रूव करके बताओ, कैसा कैसे हो सकता है कि जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अवंती बोला, यकीन ना आए तो गिन कर देख लो, अगर कम या ज़्यादा हो तो कहना। आप मेरे गधे के बाल निकालो और एक गिन के बता दो। आप सोचो पूरे गधे की बॉडी के सारे बाल निकाल के गिनना आसान है क्या। अरे पूरा गधे छोड़ो, आपके सिर में कितने बाल आप गिन सकते हो क्या। बिल्कुल नहीं, ये तो कोई कॉमन बात ही नहीं है, बिल्कुल फहश बात है, बिल्कुल बेतुकी सी बात है।
जो चीज़ मुमकिन नहीं है। वो सवाल भी उल्टे पुल्टे करते थे लेकिन जवाब ज़रूर मिला उन्हें। ताजिर बोला, भला गधे के बाल कैसे गिने जा सकते हैं? क्या बोला? भला गधे के बाल कैसे गिने जा सकते हैं? गधे के बाल कोई गिन सकता है क्या? अवंती ने कहा, तो हमें बताओ कि आसमान के तारे क्यों कर गिने जा सकते हैं? अगर गधे के बाल नहीं गिन सकते तो बताओ आसमान के तारे कैसे गिन सकते हैं? कर दिया बात का जवाब। ये होता है हाजिर जवाबी। बेचारा ताजिर कोई जवाब ना दे सका, चुप हो गया। अब उसे क्या कह सकता था? उसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद जब बात का कोई जवाब नहीं निकलता तो इंसान क्या हो जाता है? चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास बात का जवाब नहीं होता है। अब तीसरे ताजिर की बारी है। अब भाई तीसरे व्यापारी की बारी है, जो सवाल कर रहे थे बारी बारी। एक को जवाब चुप कर चुका था, दो को चुप कर चुका था, अब तीसरे की बारी है। भाई तू भी पूछ ले, तेरा क्या सवाल है? अवंती ने उससे भी सवाल पूछने को कहा कि अब आप सवाल पूछ लीजिए। तीसरे ताजिर ने अपने सर की तरफ हाथ उठाकर कहा, अच्छा बताओ मेरे सर पर कितने बाल हैं? मेरे सर पर कितने बाल हैं? अवंती ने हंसकर कहा, अगर तुम बता दो कि मेरे गधे की दुम में कितने बाल हैं तो मैं तुम्हारे सर के बालों की तादाद बता दूंगा। तादाद कहते हैं संख्या को, तादाद यानी संख्या। ये सुनकर ताजिर लाजवाब हो गया और बगले झांकने लगा। बगले झांकने लगा मुहावरा है। बगले झांकने लगा क्या है? मुहावरा है। बगले झांकना यानी निरुत्तर होना। बगले झांकना निरुत्तर होना, जिस बात का जवाब ना होना। उसने बोला, मेरे सर पे हाथ करके बोला, खुद के सर पे बोला कि बताओ मेरे सर पे कितने बाल हैं? तो उसने बोला, तुम बता दो मेरे गधे की पूंछ पे जितने बाल हैं, गिन के बता दो। तुम बता दोगे, मैं बता दूंगा सर पे कितने बाल हैं। क्योंकि ना तो सर के बाल गिने जा सकते हैं, ना ही गधे की पूंछ के बाल गिने जा सकते हैं। दोनों चीज़ मुमकिन नहीं है। सब दरबारी अवंती के जवाब सुनकर हैरत में रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, हैरान हो गए सारे। क्या जवाब दिया है? एक को भी क्या कर दिया? सबको चुप कर दिया। अब कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बादशाह ने उसे हाजिर जवाबी और होशियारी का इनाम दिया और तीनों ताजिर अपना मुंह लटकाए वापस चले गए। ठीक है, ये था उनका किस्सा। आगे देखिए एक नया किस्सा। एक बार एक गरीब मजदूर ने एक सराय वाले से मुर्गी का कबाब लेकर खाया। चिकन कबाब होता है, चिकन रोल, समझते हैं चिकन रोल? हाँ, खूब खाया होगा, पता है मुझे। तो एक बार एक गरीब मजदूर था, उसने एक सराय वाले के पास गया और मुर्गी का कबाब, चिकन कबाब मांगा और लेकर खा लिया। उस दिन उसके पास पैसे ना थे, यानी पैसे नहीं थे, फिर भी खा लिया। वह कीमत फ़ौरन ना दे सका और दूसरे दिन उसका वादा करके चला गया। बोला कि ठीक है, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब वो दूसरे दिन कीमत देने आया तो सराय वाले ने उससे 1000 रुपये तलब किए। तलब किए नहीं, मांगे। तलब किए मतलब मांगे, 1000 मांगे। अब सोचिए, चिकन कबाब कितने का है? 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का, वाजिब है। उसको कहा 1000 रुपये दे। क्या बोला? 1000 रुपये दे। मजदूर का मुंह हैरत से खुला रह गया, हैरत में, आश्चर्य में खुला रह गया। ये क्या मजाक है, ये क्या भद्दापन है? 1000 रुपये। आगे जो निशान लगा है, खड़ी पाई जैसा निशान लगा, इसको बोलते हैं निजाइया फिदाइया। क्या बोलते हैं? निजाइया फिदाइया। इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन मार्क बोलते हैं और हिंदी में से विस्मयादी बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादी बोधक चिन्ह कहा जाता है। ये तब लगाया जाता है जब किसी बात को हैरत के साथ कहा जाए, ताज्जुब के साथ कहा जाए या अफसोस के साथ कहा जाए, तो ये चिन्ह लगाया जाता है, ये निशान, ये अलामत लगाई जाती है। ठीक है, 1000 रुपये, हैरत के साथ बोलता है। वो सराय वाले से बोला, एक मुर्गी के कबाब की कीमत 1000 रुपये? एक चुटकी कीमत की संदूर तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना? तो एक मुर्गी के कबाब की कीमत 1000 रुपये, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं, तुम खुद ही हिसाब लगा लो। अब वो सराय वाला बोला, भाई क्यों नहीं हो सकता? एक कबाब का 1000 रुपये हो सकता है, हिसाब लगा लो। अरे हिसाब लगाया जा सकता है क्या? नहीं। अगर तुम मुर्गी ना खाते तो वो कितने अंडे देती? अब यानी लूटने वाला सौदा है। ठीक है, अगर तुम मुर्गी नहीं खाते तो मुर्गी कितने अंडे दे देती? क्वेश्चन मार्क। ये है सवालिया निशान। ये क्या है? सवालिया निशान। जब कोई क्वेश्चन किया जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो ये अलामत लगाई जाती है, सवालिया निशान से कहा जाता है। इंग्लिश में से क्वेश्चन मार्क कहा जाता है और हिंदी में से प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। हिसाब लगाइए, अगर तुम मुर्गी ना खाते तो ये मुर्गी कितने अंडे दे देती, उसे कितना फ़ायदा होता, इन अंडों से कितने बच्चे निकलते। और उस मजदूर ने कहा, मैं इतना पैसा नहीं दूंगा। मजदूर ने क्या कहा? तुम जितने पैसे मांग रहे हो उतना पैसा तो मैं नहीं दे सकता, मैं मजदूर में इतना पैसा नहीं दूंगा, एक कबाब के इतने पैसे नहीं होते हैं। उस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। उसने कहा मैं 1000 रुपये लूँगा, इसने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, जितने कबाब के पैसे बनते हैं उतने ही दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। आखिरकार वो अदालत में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? अदालत में, न्यायालय में।
जज के पास, जहाँ पर फैसला सुनाया जाता है कि हमने जो बात कही है बताइए मैं गलत हूँ या सराय वाला गलत है। मजदूर और सराय वाले दोनों के बीच में क्या हो गया, मुबाहसा हो गया, बहस हो गई। मुंसिफ ने उन्हें अगले दिन अपने अपने वकील के साथ आने को कहा। मुंसिफ जो इंसाफ सुनाता है, मुंसिफ जो इंसाफ सुनाता है, इंसाफ करता है, जो फैसला करता है, उसे मुंसिफ कहा जाता है। उसे हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं और इंग्लिश में उसे जज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जज। तो मुंसिफ ने अगले दिन क्या कहा, अपने अपने वकील के साथ आना, तब मैं तुम दोनों का फैसला कर दूंगा। मजदूर ने अवंती के बारे में सुन रखा था। मजदूर को पता था कि अवंती नाम का एक शख्स है हमारे शहर में, हमारे देश में एक शख्स है अवंती, जो हर चीज़ को, हर बात को लाजवाब कर देता है, ठीक है, लोगों को निरुत्तर कर देता है। वो जब बोलता है तो लोग उसकी बात का जवाब तक नहीं दे पाते। उसने ये बात सुन रखी थी, उसके चर्चे बहुत फेमस थे। वो अवंती के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया। माजरा सारा घटनाक्रम, माजरा सारा सारी घटनाक्रम सुना दिया। कैसा हुआ था, मैं कबाब खाने गया था और उस दिन पैसे नहीं थे, अगले दिन गया, पैसे दिए तो उसने कहा 1000 रुपये लूँगा। सारी बात उसको खोलकर बता दी। अवंती ने मजदूर से कहा, तुम ठीक वक्त पर अदालत में पहुंच जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। तुम अदालत में पहुंच जाना और मैं वहीं पर आ जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी हिमायत कर दूंगा। अगले दिन ठीक वक्त पर सराय का मालिक और मजदूर अदालत में पहुंचे। सराय के मालिक के वकील ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। अब मजदूर को अपनी हिमायत में कुछ कहना था। अब सराय का मालिक जो था उसने वही बात बता दी जो उसे कहनी थी कि भाई ये मुर्गी नहीं खाता, ये मुर्गी नहीं खाता तो उससे कितने अंडे होते, और अंडे बहुत सारे होते, अंडे से बहुत सारे बच्चे होते, बहुत सारे बच्चे बड़े होकर फिर मुर्गी बन जाते, और वो मुर्गियाँ कितनी महंगी जाती, तो 1000 रुपये तो होने ही थे ना। ये सारी घिसी पिटी कहानी वापस सुना दी। अब मजदूर को अपनी हिमायत में कुछ कहना था, मजदूर को भी कुछ कहना था अपने बारे में, क्या बोलता हो अपनी हिमायत की तरफ से। लेकिन उस वक्त अवंती वहाँ पहुँच नहीं पाया था, जिससे मजदूर बहुत परेशान था। अब उसने सब बात करी, वकील लेकर आ गया, मजदूर यहाँ पर अकेला, और अवंती ने बोला था तुम पहुँच जाना, मैं आ जाऊँगा। अब अवंती आया नहीं, ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं क्या बोलूँगा, लगता है मेरे तो 1000 रुपये का दंड लगने वाला है, मुझ पर 1000 रुपये तो लगने वाले हैं आज फीस के। इतनी देर में अवंती वहाँ आ पहुँचा। वो सोच ही रहा था, परेशानी हो ही रहा था, इतने में अवंती वहाँ आ जाता है। उसने देर से पहुँचने के लिए माफ़ी मांगी और कहा, आज मुझे अपने खेत में गेहूँ बोना था, इसलिए मैं उन्हें भुनवाने चला गया था। इस बात पर सब लोग हंस पड़े। अब अवंती लेट आया था, अवंती अदालत में देरी से आया था, और आखिर क्या बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ जज साहब, मैं लेट आया हूँ। वो क्या है, मुझे अपने खेत में क्या है, गेहूँ बोने हैं। क्या बोने हैं? गेहूँ बोने हैं। तो मैं गेहूँ के जो बीज थे उनको भुनवाने गया था, यानी सिकवाने गया था। और आप खुद सोचिए, क्या गेहूँ बोने के लिए गेहूँ को सिकवाया जाता है? सिके हुए गेहूँ से कौन सी फसल होती है? नहीं होती ना। कच्चे बीज होते हैं, कच्चे बीज डाले जाते हैं। तो कहते हैं गेहूं के बीज बुनवाने गया था, ताकि जब उससे फसल लगेगी, ताकि जब गेहूं निकलेंगे तो सिके सिकाए निकलेंगे, उनको सिर्फ पीस लिया जाएगा और हाथों हाथ उनसे रोटियां पकी पकाई तैयार हो जाएगी। उसके दिमाग में कुछ उलट फेर की बातें चल रही थी। और इस तरह की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े कि यार ये कौन सी को तो बद्दा मजाक है, ये तो बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहा है। मुंसिफ ने अवंती से पूछा, क्या कहें, भुने हुए गेहूँ से भी पौधे उगते हैं? ये कोई बात हुई? तुम जज में अदालत में खड़े होकर किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या भुने हुए सिके हुए गेहूं से, भुने हुए नहीं सिके हुए, भुने हुए गेहूं से, सिके हुए गेहूं से भी क्या फसल उग सकती है? ये क्या बद्दा मजाक है? अवंती बोला, आप ठीक कहते हैं जनाब, भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उग सकते। इस तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। जिस तरह भुने हुए गेहूं से फसल नहीं उग सकती, उसी तरह भुनी हुई मुर्गी से भी अंडे नहीं दे सकती। क्योंकि जब वो बंदा पहुंचा था, जब वो मजदूर दुकान पर पहुंचा था, तब वो मुर्गी जिंदा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि भाई तू यहाँ बैठ, मैं तेरे सामने मुर्गी काटता हूँ, उसके पीसेस करता हूँ, उसके कबाब बनाता हूँ, तुझे हाथों खिलाता हूँ। वो मजदूर जब पहुंचा था तब तक मुर्गी कट चुकी थी, मुर्गी हलाल हो चुकी थी, उसके कबाब बनकर तैयार थे, उसने सिर्फ खाए थे। तो अब जाहिर सी बात है, जब उसको पहले ही हलाल कर चुका था तो उसे अंडे कहाँ निकलने वाले थे। मुंसिफ को अवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई। उसको लगा, भाई मुंसिफ को, जज को लगा उसने बिल्कुल सही बात कही है। इसलिए उसने फैसला सुनाते हुए कहा कि सराय के मालिक को सिर्फ एक मुर्गी की कीमत पाने का इख्तियार है, यानी उसे हक है कि वो जितनी मुर्गी का वो बना है कबाब, उतना ही उसे पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसने फैसला सुना दिया।
तर्जुमा जापानी लोक कहानी। ये जापान की एक लोक कहानी है, उसका उर्दू में क्या किया गया है, तर्जुमा किया गया है। अगर यही कहानी जापानीज़ में होती, यही कहानी जापानीज़ की ज़बान में होती तो चिंग चांग चुंग करके आप सुनाता तो आप ना आपको समझ में आती, ना मुझे पढ़ने में मज़ा आता। ठीक है, आप चिंग चांग चुंग फिंग फांग फुंग ना आपके समझ में आती, ना ही मुझे कुछ पल्ले पड़ता। तो एक जापानी को उर्दू में तर्जुमा किया गया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आप इसे अच्छे से सुन सकें और एंजॉय कर सकें। उम्मीद करता हूं सबक आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। सबक से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई इशू हो, कोई टॉपिक हो, कोई क्यूरी हो, कोई भी बात कहनी हो, आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझसे कह सकते हैं। मैं हमेशा आपके जवाबों के लिए तैयार रहता हूं। उसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपके समझ में नहीं आता हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो आप उसके बारे में कहिए, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसे अच्छी से समझ सकें। मेरा मकसद रहता है कि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर या बहुत अच्छे नंबर हासिल करें, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहा करती है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।